हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो लोकसभा 2024 के इलेक्शंस के रिजल्ट के आने के बाद में लगभग ये मालूम चल रहा है कि हमें कॉलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिल सकता है, एनडीए की या फिर इंडिया अलियांस की। सो इस वीडियो में हम लोग यहाँ फोकस करने वाले कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट यहाँ बन जाता है तो उस वक्त कंडीशन क्या होने वाले हैं। लेकिन इसके पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट के आने के बाद में पूरे वर्ल्ड की जो रिएक्शंस है वो किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। देखिए, आपको बताना चाहते सबसे पहले कि कल एनडीए की तरफ से ये बात क्लियर कर दी गई कि यहाँ पर पीएम मोदी फिर से थर्ड टर्म यहाँ पर सर्व करने वाले, फिर से यहाँ पर गवर्नमेंट बनने वाली है। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन है और उस कंडीशन पर हम लोग लास्ट में बात करेंगे। लेकिन पूरे वर्ल्ड की रिएक्शंस की अगर हम बात करें, जिनमें से श्रीलंका, नेपाल, भूटान की तरफ से, इटली की तरफ से, मालदीव्स की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कौन कौन से रिएक्शंस आए हैं। लेकिन इसके पहले आपको बताना चाहते हैं कि इस बार के रिजल्ट में जहां पर किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, जहां बीजेपी कह सकते हैं एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी हुई है, 240 सीटें इनके पास में इस बार वोट मिली है। पिछले इलेक्शंस के कंपैरिजन में ये 63 जो वोट सीटें हैं ये लॉस्ट इनकी तरफ से हुई है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि जो कांग्रेस है इनको यहाँ पर 99 सीटें मिली है। आप यहाँ पर अच्छे समझ सकते हैं 240 सीटें बीजेपी को, 99 जो सीटें हैं ये मिली है यहाँ पर कांग्रेस को। इसके बाद में जो थर्ड पार्टी है वो है समाजवादी पार्टी, जिनको टोटल जो सीटें है वो 37 मिली है। और इसके बाद में तृणमूल कांग्रेस आता है। मींस टॉप 5 पार्टीज की हम बात करें लोकसभा इलेक्शंस में, जिनमें सबसे पहले बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस एआईटीएमसी है, मींस तृणमूल कांग्रेस है। इसके बाद में डीएमके पार्टी है, द्रविड़ मुनेत्र कझगम पार्टी, जिनको 22 सीटें मिली। बाकी जो नंबर से आप नीचे आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड रिएक्शंस को, जहां पर वेरियस लीडर्स क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो है हमारे रिजल्ट को देखते हुए यहाँ पर निकल के आ रही है, तो उनमें सबसे पहले हम बात करें श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट है रनिल विक्रमसिंघे, इन्होंने यहाँ पर कांग्रेचुलेट कहा है बीजेपी लेड एनडीए को, और यहाँ तक कि जो पीएम नरेंद्र मोदी है इनको भी। और यहाँ पर आगे ये भी लिखा गया है कि एज द क्लोजेस्ट नेबर श्रीलंका लुक्स फॉरवर्ड टू फर्दर स्ट्रेंथनिंग द पार्टनरशिप विद इंडिया। और आगे आने वाले टाइम में श्रीलंका इंडिया के साथ में जो पार्टनरशिप है और भी मजबूत होता हुआ देखना चाहता है। इसके बाद में नेपाल की तरफ से जो प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा कमल दहल, जिसे इन शॉर्ट प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इन्होंने भी यहाँ पर ट्वीट करते हुए यहाँ पर पीएम मोदी को कांग्रेचुलेट कहा है। इसके बाद में इटली के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी तरफ से भी यहाँ पर कांग्रेचुलेट लिखा गया है, जो ट्विटर में ट्वीट किया गया ये वो उनके अपने लैंग्वेज से किया गया है। इसके बाद में यहाँ पर जो मालदीव्स के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मुइज़, इनके तरफ से भी ट्वीट किया गया, जिनमें साफ साफ लिखा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैसे तो इंग्लिश से लिखा गया है, लेकिन हिंदी में यहाँ लिखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी एंड एनडीए को 2024 के चुनाव में लगातार तीसरी बार सफल होने पर शुभकामनाएं, और मैं दोनों देशों की साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करने के उत्सुक हूँ। खैर, इस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से आप समझ सकते हैं कि जो इनका जो अखबार है डॉन अखबार, DAWN डॉन, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ इस तरीके से लिखा है कि ये मोदी अलियांस तो यहाँ पर जीतती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनके पास जो मेजोरिटी है वो मेजोरिटी नैरो है, क्योंकि बीजेपी के पास में खुद की जो अपनी सीटें है वो 240 है, और एनडीए का टोटल काउंट किया तो 292 सीटें इनके पास में मिलती हुई दिखाई दे रही है। और पाकिस्तान एक लंबे टाइम से इनके जो मिनिस्टर्स रहे हैं, खासकर फॉर्मर पाकिस्तान मिनिस्टर फवाद चौधरी, ये भी पहले से भी चलते आ रहे हैं। और 29 मई को इनका एक स्टेटमेंट निकल के आ रहा था कि पाकिस्तान ये चाहता है कि नरेंद्र मोदी जो है वो लोकसभा इलेक्शंस जो है वो हार जाए। पाकिस्तान वांट्स नरेंद्र मोदी टू लूज लोकसभा इलेक्शंस। हारे तो नहीं है, पाकिस्तान की जो मनोकामना ये पूरा नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि जो एनडीए लीड गवर्नमेंट है अभी होने वाली है, ये कोलिशन गवर्नमेंट होने वाली है। अगर एनडीए यहाँ पर गवर्नमेंट फॉर्म करती है तो अगर यहाँ पर नीतीश कुमार, अभी आप इस पर हम बात करेंगे आगे, लेकिन इसको लेकर जो यूएस है, अमेरिका है, इस पर कोई भी कमेंट नहीं किया है रिजल्ट आने के बाद में। इसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के नवंबर के टाइम में खुद अमेरिका में इलेक्शंस है, अभी ट्रम्प के ऊपर केसेस चल रहा है। इसके रिगार्डिंग डोमेस्टिक जो पॉलिटिकल उथल पुथल हमें देखने को मिल रहा है खासकर अमेरिका में, तो इसको लेकर हो सकता है कि थोड़ा लेट से जो कमेंट है हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे मीडिया आउटलेट की तरफ से भी जो बातें की जा रही है कि किस तरीके से यहाँ पर एनडीए लीड गवर्नमेंट आगे गवर्नमेंट फॉर्म कर रही है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारे जो आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। जैसे बीबीसी की तरफ से कहा यह जाता है कि बीबीसी जो है ये हमेशा इंडिया के क्रिटिक्स रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे लिखा है इंडियाज मोदी फेसेस स्टर्निंग ब्लो एज एलियंस हेड्स फॉर रिड्यूस्ड मेजोरिटीज। इसके अलावा जो CNN है ये भी यहाँ पर कुछ इसी तरह की बातें कर रहा है कि मोदी डिक्लेयर्स विक्ट्री, बट ये इनके पास में कोलिशन नीड की सख्त जरूरत है। देखिए, जो भी स्टेटमेंट निकल के आ रही है वर्ल्ड से, जो भी मीडिया हाउस से स्टेटमेंट निकल के आ रही है, लेकिन एक बात तो तय है कि यहाँ पर कल के डेट में पीएम मोदी ने साफ साफ
अपने स्पीच में ये कह दिया कि फिर से यहाँ पर थर्ड टाइम एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये अलग बात है कि इस बार जो इंडिया अलियांस है, या फिर कांग्रेस की स्पेशली बात करें या फिर समाजवादी पार्टी की बात करें, ये लोग भी, इनके पास में भी सीटें इस बार लास्ट इलेक्शन के कंपैरिजन में ज्यादा मिली हुई है। और सबसे बड़ा एक शॉकिंग शिफ्ट हमें देखने को मिला उत्तर प्रदेश में। वहां पर खासकर जो 80 सीटें हैं उनमें से मेजोरिटी ऑफ द सीटें हैं, 37 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को मिली है। और ये जो शिफ्ट है ना, ये बेसिकली देखा गया है, इसके पीछे वेरियस रीजन हो सकते हैं। और इस 5 साल में न्यू वोटर्स भी आते हैं। एक इशू अनएम्प्लॉयमेंट का भी था, अग्निपथ इशू को लेकर भी एक यूपी में सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। पेपर लीक को लेकर भी एक सबसे बड़ा कंसर्न रहा है। वेरियस इश्यूज है जो कि वहाँ के यंग है, जो यूथ है, इनके अंदर में एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक फ्रस्ट्रेशन था। और ये जो फ्रस्ट्रेशन है हमें यहाँ पर इलेक्शंस में देखने को मिला है। खैर यहाँ पर फिलहाल तो अभी ये भी चीजें सामने निकल के आ रही कि कोलिशन जो धर्म है, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी एक समय कहा करते थे कि कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में, कि ऐसा नहीं कोलिशन गवर्नमेंट है तो ये अनस्टेबल है, टूट जाए कभी न कभी। तो इन्होंने ये कहा था कि कोलिशन धर्मा जो है, एक इस तरह कॉन्सेप्ट यहाँ पर इनकी तरफ से निकल के आता। अब यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि जो कोलिशन एरा है, क्या ये फिर से रिटर्न होने वाला है? अगर ये रिटर्न होगा तो ये कितना मजबूत होगा, और ऐसे हमें क्या एविडेंस मिलते हैं पास्ट से कि कोलिशन गवर्नमेंट आगे चल सकती है? अगर हम पहले बात करें नरसिम्हा राव की, जो कि 1992 के टाइम में जब ये प्राइम मिनिस्टर थे, तो इनकी गवर्नमेंट भी कोलिशन गवर्नमेंट थी और इन्होंने भी अपने टाइम में लाइसेंस राज को खत्म किया था। इसके अलावा जो देव गौड़ा है, इन्होंने भी अपने टाइम में जब ये पीएम थे तो इस टाइम में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम, कहा जाता है कि इस टाइम में जो बजट आया था अब तक का सबसे बेस्ट बजट कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम में जो टैक्स पेयर थे उनके टैक्स को कट किया गया था, चाहे इंडिविजुअल हो चाहे कॉर्पोरेट हाउस हो, सभी के लिए। तो ये जो टाइम था ये भी कहीं ना कहीं अच्छा टाइम था। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि इनका जो टाइम था, इनके टाइम में यहाँ पर FRBM लॉ लाया गया था, जो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट लॉ। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर भी यहाँ पे कदम उठाए गए थे, ताकि जो लॉस मेकिंग PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इनको भारी नुकसान से कैसे बाहर निकाला जाए, इसके लिए एक बड़ा स्टेप इनके दौर कार्यकाल में लिया गया था। इसके अलावा हम यहाँ बात कर सकते हैं PM ग्राम सड़क योजना के बारे में, जो इनके टाइम में ही लिया गया था। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इनके टाइम में 2000 के टाइम में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। इसके अलावा मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनके दौरान भी जब कोलिशन गवर्नमेंट थी 2004 के टाइम में, तो इनके टाइम में भी यहाँ पर सर्व शिक्षा अभियान, जो कि आज के टाइम में देखा जाए तो अगर बॉयज एंड गर्ल्स के इनरोलमेंट अगर आज बढ़े हैं तो उनमें सबसे बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है सर्व शिक्षा अभियान का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राइट टू एजुकेशन को लेकर भी यहाँ पर इनिशिएटिव जो लिया गया था। इसके अलावा यहाँ बात करें राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लेकर भी यहाँ पर स्टेप लिए गए, जो बेसिकली ट्रांसपेरेंसी, जो इंडियन डेमोक्रेसी, इसमें ट्रांसपेरेंसी जो आज के टाइम में देखी जाती है, राइट टू फूड को लेकर भी यहाँ पे स्टेप लिए गए थे। इसके अलावा जो मनरेगा है, जो अब तक का एक सक्सेसफुल स्टेप माना जाता है कांग्रेस की तरफ से, कि जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, जो कोविड के टाइम में भी कहीं न कहीं इनका एक रोल बहुत ज्यादा हमें देखने को मिला था। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम ही लाया गया था जब कोलिशन गवर्नमेंट थी। लेकिन फिलहाल करंट सिचुएशन देखें, अगर हम अभी में आते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो TDP पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी है, और जो JDU पार्टी है, जनता दल यूनाइटेड, जो कि नीतीश कुमार की पार्टी है, और ये आपकी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, ये दोनों आज के टाइम में इनके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि क्या एनडीए गवर्नमेंट अगर बनाती है तो एनडीए गवर्नमेंट बनाने के लिए यहाँ पर दोनों पार्टी का साथ होना बहुत जरूरी, तभी यहाँ पर एनडीए कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। ये पीछे जितने भी स्लाइड हमने डिस्कस किए तभी मुमकिन है जब ये दोनों पार्टी एनडीए के साथ में रहेंगे। अगर ये पार्टी टूट जाती है, और पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जेडीयू जो पार्टी है नीतीश कुमार, अभी फिलहाल ये अभी की अपडेट है कि ये पटना से दिल्ली भी फिलहाल उड़ान भर चुके हैं। उड़ान के दौरान यहाँ पर एक इमेज सामने आ रही है जिसके पीछे तेजस्वी यादव जो बैठे हुए हैं, जो कि लालू जी की पार्टी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर नीतीश कुमार जो आगे सीट में बैठे हुए। दोनों की जो केमिस्ट्री है, भले यहाँ पर आगे फेस टू फेस नहीं, लेकिन दोनों केमिस्ट्री हमें ये देखने को मिल रहा है कि कुछ भी खेल हो सकता है, पासा कभी भी पलट सकता है। और यहाँ पर ये भी बातें निकल के आ रही कि नीतीश कुमार को यहाँ पर एक पोस्ट ऑफर की जा रही है डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की है। वैसे आपको बता दें कि डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है हमारे संविधान में तो नहीं है, लेकिन यहाँ ये 1950-60s के टाइम में रहा था, लेकिन ओवर द टाइम इसे हटा दिया गया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का जो ऑफर है वो देने की बात हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें टीडीपी पार्टी को लेकर, जो आंध्र प्रदेश में एक सबसे बड़ी पार्टी है, और वहां पर रिसेंटली अभी साथ में स्टेट के इलेक्शंस भी हुए, तो इन्हीं की पार्टी यहाँ मेजोरिटी पार्टी सीटें हासिल हुई है। तो इन कांग्रेस की तरफ से बातें निकल के आ रही है अगर हम सरकार बनाते हैं तो यहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है आंध्र प्रदेश को, ये हम लोग देंगे। अब ये सवाल उठता है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो आंध्र प्रदेश एक लंबे टाइम से डिमांड कर रहा है वो एक्चुअली है क्या। देखिए, आपको बताना चाहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस ये सेंटर की तरफ से, केंद्र की तरफ से स्टेट को
दी जाती है। उसमें जो फैक्टर देखे जाते हैं जियोग्राफिकल फैक्टर और सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को देखते हुए, इनमें से एक सबसे बेस्ट एग्जांपल की जो पैरामीटर देखा जाता है उनमें से कुछ ये 5 से 6 पॉइंट हैं जिनको देखते हुए यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जाती है। और ये जो पैरामीटर्स है वो सेट करने वाले थे गडगिल फार्मूला, गडगिल कमेटी के दौरान ये जो पैरामीटर्स है वो सेट की गई थी, जिनमें से हिली टेरेन हो या पॉपुलेशन लो पॉपुलेशन डेंसिटी हो, एक साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन हो, या फिर इसके अलावा स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो नेबरिंग कंट्रीज के साथ में बॉर्डर शेयर करती हो, या इन इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस हो, या फिर जो स्टेट फाइनेंसेस की हम बात करते हैं कि वो स्टेट इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने से फाइनेंस को जनरेट कर सके, तो उस कंडीशन में यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी जा सकती है। और सबसे पहली बार 1969 के टाइम में जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, नागालैंड 3 स्टेट को दी गई थी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को जो स्टेटस दिया गया था ये था आपका एक्चुअली स्पेशल स्टेटस। स्पेशल स्टेटस और स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डिफरेंस ये है कि स्पेशल स्टेटस एक लेजिस्लेटिव एंड पॉलिटिकल स्टेटस है जो राइट्स के बारे में बात करता है, पॉलिटिकल राइट्स के बारे में, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है ये इकोनॉमिक डिसएडवांटेज को देखते हुए यहाँ पर दी जाती है। और ये शुरुआत हुई थी फाइनेंस कमीशन 1969 के टाइम में, जब 5th फाइनेंस कमीशन आया था उसके टाइम में स्पेशल कैटेगरी स्टेटस है वो देने के बाद की शुरुआत उस वक्त से हो रही है। और अब तक अभी ऐसे 11 स्टेट है जिन्हें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दी गई है, जिनमें से आसाम है, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और फाइनली तेलंगाना, जो कि 2014 के टाइम में दिया गया था, जो कि न्यू स्टेट है, जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर इन्हें दिया गया था। उस वक्त से ही आंध्र प्रदेश ने डिमांड स्टार्ट किया कि हमारी टूटे हुए स्टेट्स को दिया गया यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, तो हमें भी यहाँ पर नीड होगी, हमें भी चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये ऑफर देने के बाद में टीडीपी पार्टी अगर कमजोर होकर इमोशनली टूट जाए, या फिर जेडीयू जो पार्टी है वो अगर पॉलिटिकल जो कुर्सी की चाह में, हो सकता है कि ये डिप्यूटी पीएम बनने की चाह में ये एनडीए के साथ छोड़ दे, उस कंडीशन में यहाँ पे इंडिया अलियांस सरकार बना सकती है। तो कोalition गवर्नमेंट जिनकी भी आएगी, यहाँ पर पास्ट बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं जहां पर कोalition गवर्नमेंट चलते हुए हमने देखे हैं, और ऐसे बहुत एग्जाम्पल भी है जहां कोalition गवर्नमेंट खासकर नहीं चली है। खैर, इस बीच में एक अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि आपको बताना चाहते हैं इलेक्शंस कमीशन, जो कि इनकी तरफ से ये अपडेट दी गई कि इस बार जो वोटर्स वोट किए हैं वो टोटल थे 642 मिलियन, और 642 मिलियन वोट करना ये अपने आप में एक हिस्टोरिक मोमेंट रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली जो देश कंट्री, 141 मिलियन पॉपुलेशन जो आज के टाइम में, उनमें से 642 मिलियन पॉपुलेशन वोटर्स आज वोट कर रहे हैं, तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो कि इलेक्शन कमीशन ने दर्ज किया। और इनको हैंडल करना, इलेक्शन कंडक्ट करवाना, ये टोटल जो श्रेय है ना वो राजीव कुमार जी को जाता है, जो कि आज के टाइम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। खैर, आप क्या मानते हैं पूरी इस इशू को लेकर? इस सरकार किनकी बननी चाहिए और कौन बना सकता है, एनडीए या फिर इंडिया अलियांस? कुछ भी हो सकता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे कि एनडीए गवर्नमेंट ही बनाएगी, अनाउंसमेंट की गई है, लेकिन यहाँ पर सारा जो की फैक्टर डिपेंड करता है टीडीपी पार्टी और, या इन शॉर्ट कहे, नायडू और नीतीश को लेकर, N2 को लेकर। तो आप क्या मानते हैं कि किसकी सरकार आनी चाहिए और कौन बना सकता है? आगे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पे एक यूएस लेड इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स कंडक्ट की गई थी। आपको बताना ये कहाँ पर कंडक्ट की गई थी, वियतनाम, मैक्सिको, सिंगापुर या फिर मलेशिया? तो सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे, और इस पर भी अपनी ओपिनियन जरूर दीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।